बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लोगों की मुश्किल आसान करे। जो मनाजिर हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। हो सकता है अगले व्लॉग में दिखाऊँ जो मैं देख कर आया हूँ। बहुत दिक्कत हो रही थी उन चीज़ों को देखने में, आपके साथ शेयर करूँगा, आपको पता चले कि क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तानियों के साथ और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अनाउंसमेंट ये है कि जी आज रात 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम वाला हमारा लाहौर वाला कैंप है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे हम मिलकर जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएंगे और इमदाद इकट्ठी करेंगे। अब आ जाएँ ख़बरों की तरफ। आज तारीख़ है 23 और 9वां महीना है सितंबर का और दिन है जनाब जुमे का। रात के वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की इसराइली सदर इसहाक हरज़ोग से मुलाकात। एक तरफ तो आपका दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें तस्वीर के साथ रिपोर्ट हो रही हैं। वफ़द में टीवी एंकर मेट्रो वन न्यूज़ इम्तियाज़ मीर, जियो टीवी के सहाफ़ी आरिफ नकवी, आवाज़ टीवी के CEO फैज़ बरोही और दीगर शामिल थे। अब फरीद अहमद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन मेट इसराइली प्रेसिडेंट इसहाक हरज़ोग। डेलीगेशन इंक्लूडेड टीवी एंकर मेट्रो वन न्यूज़ इम्तियाज़ मीर, जियो टीवी जर्नलिस्ट आरिफ नकवी, CEO आवाज़ टीवी फैज़ बरोही एंड अदर्स। ये जाकर मिले हैं। पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात का ख्वाह है, यानी पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है। डॉक्टर नसीम अशरफ, इन्हों के बारे में ये क्लेम किया गया है। पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात का ख्वाह डॉक्टर नसीम अशरफ सेज। डॉक्टर नसीम अशरफ ने एक इंटरव्यू दिया है इसराइली टेलीविज़न को और इसराइली टेलीविज़न ने उसका जो नीचे हेडर लिखा हुआ था, अपनी हेडलाइन में उन्होंने लिखा कि स्पेशल डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान विजिट्स इसराइल, कि एक स्पेशल डेलीगेशन आया है पाकिस्तान से जो इसराइल का विजिट कर रहा है। डॉक्टर नसीम अशरफ, इसके ऊपर एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इसको इस तरह लिखा है, इंजीनियर नवीद साहब का। वो लिखते हैं जी कि डॉक्टर नसीम अशरफ सेज ही इज़ विटनेसिंग एन ओवरवेलमिंग एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग हिज विजिट टू इसराइल। पाकिस्तान वॉन्ट्स टू हैव टाइज विद इसराइल। पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है और बड़ी गर्मजोशी इस मामले में उन्होंने कहा दिखाई गई यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो। और डिस्प्यूट इज़ बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन, और जो तनाज़ा है वो तो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान है। यानी डॉक्टर नसीम अशरफ ये फरमा रहे हैं कि तनाज़ा जो है या लड़ाई जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान है। पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद है और यहाँ बड़ी गर्मजोशी मिली है जब मैं आया हूँ तो। हामिद मीर स्टेटेड वेरियस टाइम, हामिद मीर ने कई मरतबा ये बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट वांट्स टू रिकॉग्नाइज इसराइल, की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो इसराइल को तस्लीम किया जाए। अब मामला तो ये है कि पाकिस्तान में कुछ बहुत ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं या कम से कम इस तरफ बढ़ा जाए, और उनका ये कहना है कि क्योंकि अरब ममालिक जिनकी लड़ाई थी इसराइल के साथ उन्होंने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या पड़ी है कि पाकिस्तान ना करे, तो पाकिस्तान को भी ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर देने चाहिए। लेकिन जैसे ही आप फ़लस्तीन का मुकदमा एक साइड पर रखेंगे तो याद रखिएगा कश्मीर का मुकदमा ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाएगा। ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग इन मामलात को गहराई से जानते हैं उनको इसकी नज़ाकत का एहसास है और वो समझते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा तो बहुत सारे उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, फ़ायदे पहुँचेंगे और लड़ाई में फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इसको मुख्तलिफ सोचती है। वो ये कहते हैं कि इसराइल जब तक फ़लस्तीन को उसका हक नहीं दे देता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये मौक़िफ़ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का भी ये मौक़िफ़ था, और इसी मौक़िफ़ की वजह से अमेरिकन, इसराइल और बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ भी रहते थे और वो ख़ुद इसका इजहार भी कर चुके हैं। साथ ही साथ अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अफ़गान वॉर पे, चाइना पे, रशिया पे जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी उसकी वजह से भी ख़राब थे, क्योंकि जो बाइडन हमेशा से रशिया के बहुत ख़िलाफ़ रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब
तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते थे। जो बाइडन ने कोई मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं की, हत्ता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने के बावजूद जो बाइडन ने इमरान खान साहब को टेलीफोन कॉल भी नहीं की, बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रही। अमेरिकन CIA के चीफ आए पाकिस्तान में और उन्होंने कोशिश की इमरान खान से मिलने की, तो इमरान खान साहब को पता है खुददार किस्म के आदमी है, तो उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट मेरे साथ बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों इनके चीफ को मिलूं, CIA चीफ को। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप जाएं और जाकर आप हमारे ISI चीफ को मिलें, वो आपका और उनका रैंक बराबर है, आप आपस में मुलाकात कर लें। और मैं मुलाकात नहीं कर रहा, तो इमरान खान साहब ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। ये डॉक्टर नसीम अशरफ हैं कौन, जिन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहता है। ये चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं और बहुत तेज़ी से चल रही हैं। हाल ही में इसराइल का दौरा करने वाले वफद की क़यादत साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के करीबी दोस्त और क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ ने की है। ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में शौकत अजीज़ के मुशीर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, यानी ये एक वज़ीर के तौर पर भी मौजूद रहे माजी में और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और इनके अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों से, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके साथियों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे। तो अब इनका इसराइल का दौरा जो है वो बड़ा मानी खेज है, लेकिन वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा इसका गवर्नमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ सहाफ़ी हैं जिनमें जियो, मेट्रो 1 न्यूज़ और कोई एक और न्यूज़ है, इनके सहाफ़ी जो हैं वो भी इसराइल के इस दौरे के ऊपर गए हैं। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाते हैं। इसको फ़िलहाल यहाँ रोक देते हैं, देखते हैं कि तहरीक लब्बैक इसके बारे में क्या कहती है, मौलाना फजल रहमान इसके बारे में क्या कहते हैं, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। उनके स्टेटमेंट आएंगे तो फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, हम बताएंगे कि इसके ऊपर मुमकिन तौर पर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। अब जी, सियासी जमात का मुमकिन एहतजाज, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना है। इमरान खान साहब ने कल के दिन, यानी आज मैं जुमे को ये वीलॉग रात के वक्त आप सुन रहे हैं या हफ्ते को सुन रहे हैं, तो आज हफ्ते के दिन या कल हफ्ते के दिन इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट करनी है बहुत बड़ी, और उनकी पूरी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि अब वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और कई मरतबा उनसे वादा तोड़ा गया है, इस मरतबा भी वादा टूटा है, तो इमरान खान साहब अब अनाउंसमेंट करेंगे। पंजाब पुलिस जो है वो मैसर नहीं आ सकी वफाक को। देखिए, जो सबसे कारगर पुलिस है ना वो पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस का इस्लामाबाद में पुलिस की नफरी ना भिजवाने का फैसला सामने आया है। वजारत दाखिला की दरखास्त पर जवाब देते हुए इस्लामाबाद में पुलिस नफरी ना भिजवाने का फैसला कर लिया है पंजाब हुकूमत ने। IG और वज़ीर दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला के मरासले का जवाब भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि नफरी ना भिजवाने का फैसला बाहमी मुशावरत से किया गया है। बवक्ते ज़रूरत सिक्योरिटी के पेश नज़र रावलपिंडी पुलिस को जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। अगर कुछ बहुत बड़ी एमरजेंसी हो जाती है इस्लामाबाद में, तो रावलपिंडी की जो पुलिस है उसको इजाफी जिम्मेदारियां हम दे सकते हैं, यानी इजाफी दस्ते पुलिस के इस्लामाबाद में भेज देना, वहाँ स्पेशल ड्यूटीज़ लगाना, अपना इक्विपमेंट पहुँचाना, ये काम नहीं होगा। और इसके लिए पंजाब हुकूमत ने मना कर दिया, जबकि सिंध ने मना नहीं किया। देखिए, पंजाब में कोई इतना बड़ा सैलाब नहीं आया हुआ, चंद इजला मुतासिर हुए, लेकिन बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वहाँ पर रोज़ाना हम भी इमदादी सामान भेज रहे हैं, लोग भी भेज रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन सिंध तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है इस वक्त, बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पे। लगभग इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग, एक एक शहर में लाखों लोग जो है वो मुतासर हैं। और जो मैं देख कर आया हूँ वो आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो सिंध है उसने अपनी पुलिस को भेजने का फैसला कर दिया है। सिंध पुलिस ने 901 और 125 यानी 1025 एहलकार शदादपुर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्होंने भिजवाने का फैसला कर दिया है, और वो फराहम करेंगे। इनके पास अपने हथियार भी होंगे। तमाम एहलकार सादा लिबास में यूनिफॉर्म के हमरा सफ़र करेंगे और सिंध से निकलने तक मज़कूरा DIGs की सिक्योरिटी होगी। और सिंध पुलिस अफरादी क़ुव्वत के अलावा फसादात से निमटने के जो आलात हैं वो भी भिजवा रही है। हर एहलकार के पास हेलमेट, शील्ड और डंडा साथ में मौजूद होगा। एहलकारों के पास एंटी राइट किट के अलावा जो आंसू गैस फायर करने वाली गन्स है वो भी उनके पास मौजूद होंगी। इनके पास SMG और G3 राइफल्स भी मौजूद होंगी। और AIG लॉजिस्टिक 2000 लॉन्ग रेंज गैस शेल की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। 100 गैस गन्स साथ मौजूद होंगी। 1000 एंटी राइट किट्स साथ मौजूद होंगी।
और सिंध ने अपनी पुलिस भिजवाने का फैसला कर लिया है। तादाद बहुत कम है, 1025, लेकिन फिर भी सिंध ने अपनी पुलिस भिजवाने का फैसला किया उस वक्त में जब सिंध डूब रहा है। यानी कोई भी काम इनको कहें ये काम नहीं करते, ये कहते हैं जी हमारा सिंध डूब रहा है। इन्हें बोलो इलेक्शन करवाए, नहीं सिंध डूब रहा है। कराची के इलेक्शन मौखर कर दिया, सिंध डूब रहा है। शेखुपुरा का इलेक्शन मौखर कर दिया, सिंध डूब रहा है। मुल्तान का इलेक्शन मौखर कर दिया, सिंध डूब रहा है। और अब सिंध की पुलिस को इधर भेज दिया जिनको उधर मदद करनी चाहिए। हम 3 दिन वहां पर रहे, हमें एक सरकारी बंदा नहीं मिला। सिर्फ हमें एक पुलिस की गाड़ी नजर आई और वो किसी के प्रोटोकॉल के अंदर जा रही थी, बस। वो भी मुराद अली शाह के गांव की तरफ जो डूबा हुआ है। सिर्फ 1 या 2 पुलिस की गाड़ियां थी मेरे ख्याल में, वही हमें नजर आई है। कोई सरकारी बंदा, कोई एसी, कोई डीसी, कोई कमिश्नर, कोई वहां पे महकमा इरिगेशन का आदमी, कोई वहां पे किसी और महकमा खुराक का आदमी, किसी एक महकमे का आदमी, किसी एक इदारे का आदमी हमें वहां नजर नहीं आया। हमें सिर्फ वहां फौज के कैंप नजर आए कुछ, और उससे कई गुना ज्यादा हमें फलाई तंजीमों के कैंप नजर आए। हमें सिर्फ नेवी वाले नजर आए हैं, वहां पे अपनी कश्तियां लेकर खड़े हैं पानी के किनारे पे, और जब लोग जाते हैं तो वो सामान लेकर जाना चाहते हैं तो वो उनको मदद करते हैं। बस यही कुछ वहां नजर आया। एक भी सरकारी आदमी नजर नहीं आया। पता नहीं कहां गई सिंध की सारी सरकार। वो मुराद अली शाह को और बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे। और ये पुलिस भिजवा रहे हैं कहां पे? इन 1025 लोगों को लोगों की मदद पे लगाया होता ना तो पता नहीं कितनी मदद हो जाती। इनको लगाते राशन बांटने पे। लेकिन उनको अपनी इंपोर्टेड हुकूमत बचानी है, और इंपोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए वो किसी भी लेवल तक जाएंगे। लिहाजा सिंध ने अपनी पुलिस और अपना सामान जो है वो इस्लामाबाद भिजवाने का फैसला किया है। फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है वो निकल रहे हैं नैब के केसेस में से, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा लगे हाथों मैं भी निकल जाऊं। आपको मैं साबित करता हूं कि NRO2 कैसे मुकम्मल हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नैब एक्ट में तरमीम के बाद मुकदमे के सिलसिले में रिलीफ लेने वालों की फहरिस्त में अपने आप को शामिल कर दिया है। उन्होंने रिलीफ मांगते हुए प्लॉट अलाटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। उन्होंने कहा कि जो प्लॉट है उसकी मालियत 50 करोड़ से कम है, लिहाजा 50 करोड़ से ऊपर का केस अब नैब सुन सकता है, तो मैनू तो छुट्टी दो। तो इस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अब फ़ायदा लेने वालों की लिस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं। आज एक और फ़ायदा हुआ। इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया गया है। NRO2 आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है। बल्कि मैंने एक ट्वीट किया और वो बात ठीक है। अब आर्मी चीफ से सहाफ़ियों की मुलाकात थी तो उसमें वो काफ़ी खाइफ थे इसहाक डार साहब की पॉलिसी से। काफ़ी पहले की बात है, और वो ये समझते थे और उन्होंने ये बात भी की थी कि इसहाक डार साहब की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन अब देखिए इसहाक डार साहब जो है वो लेकर NRO पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। उनका वापस आने का पूरा प्लान बन चुका है और उनको इजाज़त भी दे दी गई है कि इसहाक डार साहब वापस आए। फिर वारंट जो है उनकी मनसूखी का मामला जो है वो बाद में देखेंगे, लेकिन डार साहब को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो। इसहाक डार वतन वापसी का जो फैसला है वो भी कर दिया गया है और अक्टूबर के महीने में गालिबन वो वापस आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर लॉन्ग मार्च हो गया तो इसहाक डार वापस आ पाएंगे। ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी चीज़ लगती है। NRO2 पर अमल दरामद इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी है, फवाद चौधरी साहब ने यह क्लेम किया और उन्होंने कहा कि यह तमाशा रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती है NRO2 पर अमल दरामद हो रहा है और सवाए इमरान खान के सब खामोश हैं। इसहाक डार को भी बरी किया जा रहा है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रही हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ को हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल गया है। मौजें ही मौजें, हर चीज़ के अंदर मौजें, जान ही छूट गई है। और फिर उल्टी सीधी खबरें लगवा के कोशिश करके कुछ ना कुछ करके इमरान खान को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, लोग मान नहीं रहे। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर के बाद इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खिताब करेंगे। वो खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा से। जो बाइडन के साथ उनकी फ़ोटो आ चुकी है, तो जो बाइडन का आशीर्वाद मिलने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। उनको लगता है कि अब शायद पाकिस्तान में उनको कोई नहीं हिला सकता, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तान का फ़ैसला करेगी, जो बाइडन नहीं करेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले उन्होंने ज़रूरत होने के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल नहीं की। वो भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन उनको पॉलिसीज़ पसंद नहीं थी। अब जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है उसने तस्वीर के लिए टाइम मांगा और उसके साथ फ़ोटो निकल कर बाहर आ गया है। तो रजीम चेंज की कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। आपको हर चीज़ अब दिखाई दे रही है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है कि 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है।
कैसे इलेक्शन करवा दें। अब जिसको ये 1/3 पाकिस्तान कह रहे हैं ना, वहाँ पे लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। ये तो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, लेकिन जो बाकी पाकिस्तानी 19 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो महंगाई के सैलाब से और महंगाई के तूफान के अंदर मुतासिर हो गए हैं। तो क्या उनको छोड़ दिया जाए, एक बड़ा सवाल है। वैसे तो ये 1/3 पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मैंडेट को कभी तस्लीम करते हैं? सबसे ज़्यादा बजट मिलता है उन सूबों को जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। कम आबादी हो, जितना मर्जी बड़ा रकबा हो, वहाँ पे बजट तो देते नहीं हैं। तो अब उन इलाकों के अंदर जमा होने वाले पानी को बेस बनाकर ये कह रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना। हालांकि पाकिस्तान की 20% के करीब आबादी जो है वो इफेक्ट हुई है। 80% पाकिस्तान जो बाहर है वो इस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मार खा रहा है और एक बुरी सूरत हाल से दो चार है। तो राणा सनाउल्लाह साहब का ये एक एक्सक्यूज है कि इसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन आज अगर ये हुकूमत जाती है तो इलेक्शन 3 महीने के बाद होंगे। इलेक्शन तो फिर करवाने पड़ेंगे और 3 महीने तक सैलाब की सूरत हाल भी काफ़ी हद तक बदल जाएगी। और जितना इंपोर्टेड हुकूमत काम कर रही है, शायद इससे बेहतर काम ही करेगी जो आने वाली हुकूमत होगी। एक बुजुर्ग को बहुत मारा गया है, उस पर अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। इसकी तफसीलात में हासिल कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।